इस एपिसोड में सीटू नान जिंदा होने वाला है और झुके जी कैसे भागेगा ये देखेंगे। चलो एपिसोड शुरू करते हैं। झुके जी की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया और वह तुरंत पीछे हट गया। ऐसा नहीं था कि वह कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन आत्मा ध्वज द्वारा बनाई गई आत्मा मृत्यु से भरी हुई थी और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उस पर हमला कर रही थी। हालांकि उसे भरोसा था कि वह जीत सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से घायल हो जाएगा। आम तौर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी उसके पास ज्यादा जीवन काल नहीं बचा था। अगर वह यहाँ घायल हो गया तो उसका जीवन काल कम हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि परित्यक्त अमर कबीले के साथ दूसरी लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। अगर वह यहाँ घायल हो गया तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। परित्यक्त अमर कबीले के सदस्यों की लहरें सुजाकू महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में अंतहीन काले बादल के अंदर इकट्ठा हो रही थी। काले बादल के बीच में अनगिनत परित्यक्त अमर कबीले के सदस्य बैठे थे। वे सभी एक स्वर में मंत्रोच्चार कर रहे थे। उनके टैटू की शक्ति उनके शरीर से निकलकर हवा में तैर रही थी। टैटू की शक्ति तेजी से हवा में ऊपर उठ गई। हर 2 घंटे में ये कबीले के सदस्य अपने शरीर में टैटू की सारी शक्ति का उपयोग कर लेते थे और फिर दूसरा समूह उनके साथ स्थान बदलकर मंत्रोच्चार जारी रखता था। यह प्रक्रिया कई महीनों तक चली थी। इस दिन एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ग्रे रंग का लबादा पहने हुए दिखाई दिया। उसके शरीर पर कोई टैटू नहीं था, सिवाय उसके बाएं गाल पर एक बैंगनी पत्ती के, जिससे बैंगनी रंग की चमक निकल रही थी। वह वहीं खड़ा होकर बीच में बड़ी संख्या में उपस्थित कबीले के सदस्यों को देखता रहा और उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव प्रकट हुआ। उसके पीछे 3 बूढ़े आदमी चल रहे थे। उन तीनों की आभा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 8 पत्तों वाले बूढ़े आदमी की थी जिसने पहले वांग लिन का पीछा किया था। उनमें से एक बूढ़े ने आदरपूर्वक कहा, 5वें पूर्वज, अब समय आ गया है। चौथे पूर्वज ने पहले ही पैतृक वृक्ष की ओर इसे सक्रिय कर दिया है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, पैतृक वृक्ष मुक्त हो गया क्योंकि प्राचीन पूर्वज ने अपने प्राण त्याग दिए और अपने शरीर का उपयोग 5 तलवारों वाली मुहर तोड़ने के लिए किया। हम इस बार असफल नहीं हो सकते। पूर्वज वृक्ष के 4 उपवृक्षों ने सुजाकू महाद्वीप को घेर लिया है। इस बार सुजाकू देश नष्ट हो जाएगा। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई जब उसने कहा, 5वां पूर्वज, दूसरे पूर्वज के बारे में। अधेड़ उम्र के आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उससे परेशान मत हो। वह बहुत लंबे समय से सुजाकू देश में है और हमसे अलग तरह से सोचता है। हम्मा, अगर वह लड़ने के लिए तैयार नहीं होता तो हम कुछ साल पहले उस लड़ाई में सुजाकू देश को मिटा सकते थे। मैं यह विश्वास नहीं कर पाता कि सुजाकू देश के पास जो साधना ग्रह क्रिस्टल है, उसमें वह शक्ति है जिसके बारे में उसने कहा था। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और फिर कुछ नहीं बोला। लाश संप्रदाय के लोग यहाँ हैं, अधेड़ उम्र के आदमी ने दूर तक देखा। सुजाकू महाद्वीप के पूर्वी छोर के बाहर से एक बड़ा ताबूत तेजी से आ रहा था। ताबूत के ऊपर 3 लोग बैठे थे। उन तीनों के बाल सफेद थे। बीच में बैठे एक व्यक्ति को छोड़कर, जो आत्मा परिवर्तन के शुरुआती चरण में था, बाकी 2 लोग आत्मा निर्माण के अंतिम चरण में थे। वे तीनों ताबूत पर बैठे थे जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। पलक झपकते ही वे काले बादल के सामने पहुंच गए। काले बादल में टैटू के चिन्ह चमक रहे थे ताकि वे अंदर न जा सकें। लाश संप्रदाय के प्रारंभिक चरण के आत्मा परिवर्तन बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं सुजाकू ग्रह पर लाश संप्रदाय का बुजुर्ग हूँ और मेरे पीछे 2 लाश के पुजारी हैं। मैं त्यागी अमर संप्रदाय से टैटू संरचना को खोलने के लिए कहता हूँ। एक ने शांति से कहा, एल्डर सिमा, मैं आपका इंतजार कर रहा था। लाश संप्रदाय के बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, मुझे देर हो गई है क्योंकि रास्ते में मुझे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। लाशों को पहुंचाने के अलावा मैं आपके परित्यक्त अमर कबीले को एक खबर बताने के लिए भी यहाँ आया हूँ।
अधेड़ उम्र का व्यक्ति समाचार की प्रतीक्षा करते हुए शांत नजरों से शव संप्रदाय के बुजुर्ग की ओर देख रहा था। लाश संप्रदाय के बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं और एक मुस्कान के साथ, जो मुस्कान नहीं थी, उन्होंने कहा, झुके जी आत्मा शोधन संप्रदाय में चले गए और एक अरब आत्मा वाले आत्मा ध्वज को चुराने के लिए डूतियान के साथ लड़ाई कर रहे हैं। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा वही रहा, फिर वह मुस्कुराया। परिणाम क्या हुआ? लाश संप्रदाय के बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लाश संप्रदाय की मौजूदा सुजाकू की समझ के अनुसार अगर वह गया तो उसे कम से कम 80% भरोसा होना चाहिए। आपके परित्यक्त अमर कबीले को सावधान रहना होगा। अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर अभी भी कोई बदलाव नहीं आया था। वह अभी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे पर एकाएक बदलाव आ गया। उसने सुजाकू महाद्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित पिलू की ओर देखा। वहां से उसे एक आभा महसूस हुई जिसने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। झुके जी बहुत पहले ही भूल चुके थे कि उनकी मूल आत्मा से क्या दर्द होता है। अभी उन्हें वह डर महसूस हो रहा था जो उन्हें पिछली पीढ़ी के सुजाकू से मिलने पर ही महसूस हुआ था। झुके जी आखिरकार एक उच्च पद वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से खुद को शांत किया और पूछा, महामहिम, आप कौन हैं? इंद्रधनुषी रंग की रोशनी की एक किरण चमकी और वांग लिन प्रकट हुआ। वह हवा में तैर रहा था और उसके बाल बिना हवा के लहरा रहे थे, लेकिन उसकी आभा बहुत ही अजीब थी। उसके शरीर से एक नीली आभा निकल रही थी, एक ठंडी आभा जो दुनिया की किसी भी चीज को जमा सकती थी। वर्तमान वांग लिन पूरी तरह से नग्न, पारदर्शी और चमकदार था। उसकी आंखें अब साफ नहीं थीं, बल्कि एक बुरी आभा से भरी हुई थी। कियान फेंग की आंखें भी बुराई से भरी थी, लेकिन वांग लिन की तुलना में यह सूरज के बगल में एक कैंप फायर की तरह था। वांग लिन की आंखों के अंदर यह दुष्ट आभा केवल एक शब्द का प्रतिनिधित्व करती थी, अहंकार। अहंकार, बहुत अहंकार, अत्यधिक अहंकार जो दुनिया की हर चीज को अपने से नीचे समझता था और दुनिया में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने लापरवाही से झुके जी को देखा। यह नजर बिजली से कई गुना ज्यादा चमकदार थी। झुके जी का शरीर कांप उठा। इस पल उसे वाकई ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अतीत में वापस आ गया था। उसे वैसा ही डर महसूस हुआ जैसा पिछली बार सुजाकू का सामना करते समय हुआ था। वह जल्दी से पीछे हट गया और लंबे समय में पहली बार उसके माथे से ठंडा पसीना निकला। आप वांग लिन हैं? नहीं, आप वांग लिन नहीं हैं। महामहिम, आप कौन हैं? झुके जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में भय को छुपा लिया। इस बूढ़े आदमी ने तुमसे पूछा कि तुम कौन सी पीढ़ी के सुजाकू हो। अहंकार से भरे ये शब्द वांग लिन के मुंह से निकले। उसके लहजे में तुम्हें जवाब देना ही होगा का भाव था। डुतियान ने यह दृश्य देखा। जब उसने वांग लिन को देखा तो उसे एक अजीब सी अपरिचितता का एहसास हुआ। वांग लिन के साथ उसका समय कम नहीं था, इसलिए वह तुरंत बता पाया कि यह व्यक्ति वह नहीं था। वांग लिन के लिए इस तरह का दबाव और इस तरह का मैं बाकी सभी से ऊपर हूं अहंकार रखने का कोई तरीका नहीं था। इस तरह का दबाव और अहंकार केवल पुराने राक्षसों में ही पाया जा सकता है जो अनगिनत वर्षों से खेती कर रहे हैं। झुके जी जवाब नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अनजाने में कहा, 14वीं पीढ़ी सुजाकू। वांग लिन ने कुछ देर सोचा और फिर झुके जी की ओर देखते हुए कहा, ये वुयू की ओर से यह बूढ़ा आदमी तुम्हें नहीं मारेगा। अब भाग जाओ। ये वुयू? डुतियान चौंक गया। उसने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि जब झुके जी ने यह नाम सुना तो उसके हावभाव पहले से कहीं ज्यादा बदल गए। वह तुरंत और भी पीछे हट गया और उसके अंदर का डर अब और नहीं छिप सका, इसलिए यह उसके चेहरे पर दिख गया। तुम? झुके जी ने ठंडी हवा की सांस ली और उसका शरीर कांप उठा मानो उसे बिजली गिर गई हो। वांग लिन की ओर उसकी नजर अब सिर्फ सदमे से नहीं, बल्कि गहरी दहशत से भी भरी हुई थी।
ये वुयू एक ऐसा नाम था जिसे सिर्फ सुजाकू की हर पीढ़ी जानती थी। कोई और नहीं जानता था, यहाँ तक कि सुजाकू के संप्रदायों के पूर्वज भी नहीं। वे सिर्फ इतना जानते थे कि सुजाकू के नाम से कोई दाववादी नाम वाला व्यक्ति था। ये वुयू पहली पीढ़ी के सुजाकू का असली नाम था। जब झुके जी ने वांग लिन के शरीर के चारों ओर की नीली आभा को देखा तो उसे अतीत के सुजाकुओं का इतिहास याद आ गया, जब तक कि वह एक पहचान पर नहीं पहुंच गया। इस समय उसकी आंखों में भय और भी गहरा हो गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वांग लिन की ओर सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े और कहा, नमस्कार पूर्वज। जूनियर अब चला जाएगा। ऐसा कहकर वह तुरंत पीछे हट गया। दुतियान की आंखें चमक उठीं और वह चिल्लाया, चौथी आत्मा को पीछे छोड़ दो। जूके जी रुक गया। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वह कोई फैसला लेने में संघर्ष कर रहा था और फिर अचानक उसने पलटकर वांग लिन की तरफ देखा। वांग लिन की आंखों में अतीत की झलक दिखाई दी, जब उसने कहा, उस समय इस बूढ़े आदमी पर ये वुयू का कर्ज था। इसे भूल जाओ, चूंकि तुम इसे परित्यक्त अमर कबीले से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए यह बूढ़ा आदमी इसे तुम्हें 3 साल के लिए उधार देगा। अब से 3 साल बाद तुम इसे मुझे वापस कर दोगे। दुतियान घबरा गया और बोलने ही वाला था कि वांग लिन ने उसकी तरफ देखा। जब दुतियान ने पीछे देखा तो वह वांग लिन को नहीं देख पाया। वहां केवल एक अपरिचित आभा थी जो कुछ ऐसा कह रही थी कि अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और वह जानता था कि यह व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार देगा। दुतियान का दिल कांप उठा और वह अब बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। झुकेजी ने राहत की सांस ली। अगर वह व्यक्ति चौथी आत्मा को वापस पाना चाहता था तो उसे उससे लड़ना पड़ सकता था। हालांकि उसने इस व्यक्ति के बारे में जो कुछ सुना था उससे पता चलता है कि झुकेजी को उससे लड़ने में जरा भी आत्मविश्वास नहीं था। झुकेजी ने अपने हाथ जोड़े और जाने वाला था, लेकिन वांग लिन की आंखों में अहंकार की चमक दिखी और उसने कहा, चूंकि तुमने इस बूढ़े आदमी की पहचान का अनुमान लगा लिया है तो तुम्हें मेरे नियम भी पता होने चाहिए। क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? झुकेजी ने थोड़ा सोचा और अपना दाहिना हाथ उठाया। उसने अपना बायां हाथ हिलाया और अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियां काट लीं। यह मामला जूनियर की गलती है। क्या 2 उंगलियां ही काफी हैं? वांग लिन ने अपना सिर हिलाया और अहंकार से कहा, एक और पीछे छोड़ दो। झुकेजी ने अपने दांत भींच लिए। उसने अपनी एक और उंगली काटने के लिए अपना बायां हाथ हिलाया। वांग लिन को देखते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया। तब वांग लिन ने कहा, भागो। झुकेजी बिना सिर घुमाए ही वहां से चला गया। पलक झपकते ही वह रोशनी की किरण में बदल गया और गायब हो गया। 1,00,000 किलोमीटर दूर झुकेजी ने अपने दांत भींचे और आकाश की ओर दहाड़ लगाई। दूसरी पीढ़ी का सुजाकू। वह अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? वह अभी भी सुजाकू ग्रह पर कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? तीसरी पीढ़ी के सुजाकू ने विदेशी साधकों को लालच देकर उसके खिलाफ साजिश रची। वह मरा कैसे नहीं है? वह पूरे रास्ते दहाड़ता रहा जब तक कि वह सुजाकू देश के ऊपर नहीं पहुंच गया। वह अचानक रुक गया और उसने पिलू की ओर देखा। अब गुस्सा खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी जगह संदेह ने ले ली थी। कुछ गड़बड़ है। दूसरी पीढ़ी के सुजाकू के बारे में मैं जो जानता हूं, उसके अनुसार वह मुझ पर आसानी से हमला नहीं करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी अभी जागा है और दिखावा कर रहा है? परित्यक्त अमर कबीले के सदस्यों की लहरें सुजाकू महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में अंतहीन काले बादल के अंदर इकट्ठा हो रही थी। काले बादल के बीच में अनगिनत परित्यक्त अमर कबीले के सदस्य बैठे थे। वे सभी एक स्वर में मंत्रोच्चार कर रहे थे। उनके टैटू की शक्ति उनके शरीर से निकलकर हवा में तैर रही थी। टैटू की शक्ति तेजी से हवा में ऊपर उठ गई। हर 2 घंटे में ये कबीले के सदस्य अपने शरीर में
टैटू की सारी शक्ति का उपयोग कर लेते थे और फिर दूसरा समूह उनके साथ स्थान बदलकर मंत्रोच्चार जारी रखता था। यह प्रक्रिया कई महीनों तक चली थी। इस दिन एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ग्रे रंग का लबादा पहने हुए दिखाई दिया। उसके शरीर पर कोई टैटू नहीं था, सिवाय उसके बाएं गाल पर एक बैंगनी पत्ती के, जिससे बैंगनी रंग की चमक निकल रही थी। वह वहीं खड़ा होकर बीच में बड़ी संख्या में उपस्थित कबीले के सदस्यों को देखता रहा और उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव प्रकट हुआ। उसके पीछे 3 बूढ़े आदमी चल रहे थे। उन तीनों की आभा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 8 पत्तों वाले बूढ़े आदमी की थी जिसने पहले वांग लिन का पीछा किया था। उनमें से एक बूढ़े ने आदरपूर्वक कहा, 5वें पूर्वज, अब समय आ गया है। चौथे पूर्वज ने पहले ही पैतृक वृक्ष की ओर इसे सक्रिय कर दिया है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, पैतृक वृक्ष मुक्त हो गया क्योंकि प्राचीन पूर्वज ने अपने प्राण त्याग दिए और अपने शरीर का उपयोग 5 तलवारों वाली मुहर तोड़ने के लिए किया। हम इस बार असफल नहीं हो सकते। पूर्वज वृक्ष के 4 उपवृक्षों ने सुजाकू महाद्वीप को घेर लिया है। इस बार सुजाकू देश नष्ट हो जाएगा। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई जब उसने कहा, 5वां पूर्वज, दूसरे पूर्वज के बारे में। अधेड़ उम्र के आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उससे परेशान मत हो। वह बहुत लंबे समय से सुजाकू देश में है और हमसे अलग तरह से सोचता है। हम्मा, अगर वह लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, तो हम कुछ साल पहले उस लड़ाई में सुजाकू देश को मिटा सकते थे। मैं यह विश्वास नहीं कर पाता कि सुजाकू देश के पास जो साधना ग्रह क्रिस्टल है, उसमें वह शक्ति है जिसके बारे में उसने कहा था। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और फिर कुछ नहीं बोला। लाश संप्रदाय के लोग यहाँ हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने दूर तक देखा। सुजाकू महाद्वीप के पूर्वी छोर के बाहर से एक बड़ा ताबूत तेजी से आ रहा था। ताबूत के ऊपर 3 लोग बैठे थे। उन तीनों के बाल सफेद थे। बीच में बैठे एक व्यक्ति को छोड़कर, जो आत्मा परिवर्तन के शुरुआती चरण में था, बाकी 2 लोग आत्मा निर्माण के अंतिम चरण में थे। वे तीनों ताबूत पर बैठे थे जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। पलक झपकते ही वे काले बादल के सामने पहुंच गए। काले बादल में टैटू के चिन्ह चमक रहे थे ताकि वे अंदर न जा सकें। लाश संप्रदाय के प्रारंभिक चरण के आत्मा परिवर्तन बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं सुजाकू ग्रह पर लाश संप्रदाय का बुजुर्ग हूँ और मेरे पीछे 2 लाश के पुजारी हैं। मैं त्यागी अमर संप्रदाय से टैटू संरचना को खोलने के लिए कहता हूँ। काले बादल के अंदर टैटू फिर से चमक उठे और एक सुरंग दिखाई दी। लाश संप्रदाय का बड़ा ताबूत जल्दी से अंदर उड़ गया। ताबूत काले बादल के केंद्र में रुक गया। लाश संप्रदाय से प्रारंभिक चरण आत्मा परिवर्तन बुजुर्ग नीचे कूद गया। उसके सामने अधेड़ उम्र का आदमी और 3 8 पत्ती वाले ओझा खड़े थे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शांति से कहा, एल्डर सिमा, मैं आपका इंतजार कर रहा था। लाश संप्रदाय के बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, मुझे देर हो गई है क्योंकि रास्ते में मुझे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। लाशों को पहुंचाने के अलावा मैं आपके परित्यक्त अमर कबीले को एक खबर बताने के लिए भी यहाँ आया हूँ। अधेड़ उम्र का व्यक्ति समाचार की प्रतीक्षा करते हुए शांत नजरों से शव संप्रदाय के बुजुर्ग की ओर देख रहा था। लाश संप्रदाय के बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं और एक मुस्कान के साथ, जो मुस्कान नहीं थी, उन्होंने कहा, झुके जी आत्मा शोधन संप्रदाय में चले गए और 1 अरब आत्मा वाले आत्मा ध्वज को चुराने के लिए डूतियान के साथ लड़ाई कर रहे हैं। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा वही रहा, फिर वह मुस्कुराया। परिणाम क्या हुआ? लाश संप्रदाय के बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लाश संप्रदाय की मौजूदा सुजाकू की समझ के अनुसार अगर वह गया तो उसे कम से कम 80% भरोसा होना चाहिए। आपके परित्यक्त अमर कबीले को सावधान रहना होगा। अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर अभी भी कोई बदलाव नहीं आया था। वह अभी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे पर एकाएक बदलाव आ गया। उसने सुजाकू महाद्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित पिलू की ओर देखा।
वहां से उसे एक आभा महसूस हुई जिसने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। झुकेजी बहुत पहले ही भूल चुके थे कि उनकी मूल आत्मा से क्या दर्द होता है। अभी उन्हें वह डर महसूस हो रहा था जो उन्हें पिछली पीढ़ी के सुजाकू से मिलने पर ही महसूस हुआ था। झुकेजी आखिरकार एक उच्च पद वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से खुद को शांत किया और पूछा, महामहिम, आप कौन हैं? इंद्रधनुषी रंग की रोशनी की एक किरण चमकी और वांग लिन प्रकट हुआ। वह हवा में तैर रहा था और उसके बाल बिना हवा के लहरा रहे थे, लेकिन उसकी आभा बहुत ही अजीब थी। उसके शरीर से एक नीली आभा निकल रही थी, एक ठंडी आभा जो दुनिया की किसी भी चीज को जमा सकती थी। वर्तमान वांग लिन पूरी तरह से नग्न, पारदर्शी और चमकदार था। उसकी आंखें अब साफ नहीं थी, बल्कि एक बुरी आभा से भरी हुई थी। कियान फेंग की आंखें भी बुराई से भरी थी, लेकिन वांग लिन की तुलना में यह सूरज के बगल में एक कैंप फायर की तरह था। वांग लिन की आंखों के अंदर यह दुष्ट आभा केवल एक शब्द का प्रतिनिधित्व करती थी, अहंकार। अहंकार, बहुत अहंकार, अत्यधिक अहंकार जो दुनिया की हर चीज को अपने से नीचे समझता था और दुनिया में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने लापरवाही से झुकेजी को देखा। यह नजर बिजली से कई गुना ज्यादा चमकदार थी। झुकेजी का शरीर कांप उठा। इस पल उसे वाकई ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अतीत में वापस आ गया था। उसे वैसा ही डर महसूस हुआ जैसा पिछली बार सुजाकू का सामना करते समय हुआ था। वह जल्दी से पीछे हट गया और लंबे समय में पहली बार उसके माथे से ठंडा पसीना निकला। आप वांग लिन हैं? नहीं, आप वांग लिन नहीं हैं। महामहिम, आप कौन हैं? ज़ुकेज़ी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में भय को छुपा लिया। इस बूढ़े आदमी ने तुमसे पूछा कि तुम कौन सी पीढ़ी के सुजाकू हो। अहंकार से भरे ये शब्द वांग लिन के मुंह से निकले। उसके लहजे में तुम्हें जवाब देना ही होगा का भाव था। डुतियान ने यह दृश्य देखा। जब उसने वांग लिन को देखा तो उसे एक अजीब सी अपरिचितता का एहसास हुआ। वांग लिन के साथ उसका समय कम नहीं था, इसलिए वह तुरंत बता पाया कि यह व्यक्ति वह नहीं था। वांग लिन के लिए इस तरह का दबाव और इस तरह का मैं बाकी सभी से ऊपर हूं अहंकार रखने का कोई तरीका नहीं था। इस तरह का दबाव और अहंकार केवल पुराने राक्षसों में ही पाया जा सकता है जो अनगिनत वर्षों से खेती कर रहे हैं। झुकेजी जवाब नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अनजाने में कहा, 14वीं पीढ़ी सुजाकू। वांग लिन ने कुछ देर सोचा और फिर ज़ुकेज़ी की ओर देखते हुए कहा, ये वुयू की ओर से, यह बूढ़ा आदमी तुम्हें नहीं मारेगा। अब भाग जाओ। ये वुयू? डुतियान चौंक गया। उसने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि जब ज़ुकेज़ी ने यह नाम सुना तो उसके हावभाव पहले से कहीं ज्यादा बदल गए। वह तुरंत और भी पीछे हट गया और उसके अंदर का डर अब और नहीं छिप सका, इसलिए यह उसके चेहरे पर दिख गया। तुम? ज़ुकेज़ी ने ठंडी हवा की सांस ली और उसका शरीर कांप उठा मानो उसे बिजली गिर गई हो। वांग लिन की ओर उसकी नजर अब सिर्फ सदमे से नहीं, बल्कि गहरी दहशत से भी भरी हुई थी। ये वुयू एक ऐसा नाम था जिसे सिर्फ सुजाकू की हर पीढ़ी जानती थी। कोई और नहीं जानता था, यहाँ तक कि सुजाकू के संप्रदायों के पूर्वज भी नहीं। वे सिर्फ इतना जानते थे कि सुजाकू के नाम से कोई दाववादी नाम वाला व्यक्ति था। ये वुयू पहली पीढ़ी के सुजाकू का असली नाम था। जब झुकेजी ने वांग लिन के शरीर के चारों ओर की नीली आभा को देखा तो उसे अतीत के सुजाकुओं का इतिहास याद आ गया, जब तक कि वह एक पहचान पर नहीं पहुंच गया। इस समय उसकी आंखों में भय और भी गहरा हो गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वांग लिन की ओर सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े और कहा, नमस्कार पूर्वज। जूनियर अब चला जाएगा। ऐसा कहकर वह तुरंत पीछे हट गया। डुतियान की आंखें चमक उठीं और वह चिल्लाया, चौथी आत्मा को पीछे छोड़ दो। ज़ुकेज़ी रुक गया। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वह कोई फैसला लेने में संघर्ष कर रहा था और फिर अचानक उसने पलटकर वांग लिन की तरफ देखा।
वांग लिन की आंखों में अतीत की झलक दिखाई दी जब उसने कहा, उस समय इस बूढ़े आदमी पर ये वुयू का कर्ज था। इसे भूल जाओ। चूंकि